दोस्तों 12 सितंबर आने वाला है जिस दिन एप्पल अपना आईफोन 15 सीरीज को अनवील कर देगा। इसके अंदर ज़्यादा कुछ चेंजेस तो आपको देखने में नहीं मिलने वाले हैं, वो तो खैर उसी दिन मालूम चल जाएगा क्योंकि रूमर्स तो बहुत सारे हैं। लेकिन जो इसका कवर निकल कर आ रहा है उससे तो यही पता लगता है जैसा आईफोन 14 लग रहा है वैसा ही आईफोन 15 सीरीज भी लगने वाली है। लेकिन जो बड़ा चेंज होगा वो है इनका लाइटनिंग पोर्ट, उसको डिसकंटिन्यू करके अब ये USB Type-C पोर्ट के अंदर शिफ्ट होने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है यूरोपियन यूनियन ने जो भी कह रखा है कि या यूनिवर्सल पोर्ट होना चाहिए, तो उसकी वजह से इनको चेंज करना पड़ जाएगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी क्या ये जो USB Type-C पोर्ट के अंदर जाएंगे उसमें ये USB 2.0 वर्जन को यूज़ करेंगे या फिर 3.1 Gen 1 पोर्ट को यूज़ करेंगे, क्योंकि इन दोनों में स्पीड का बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो USB 2.0 है उसके अंदर मैक्सिमम ट्रांसफ़र रेट होगा सिर्फ 480 Mbps, जो कि ऐसा लग रहा है कि ये यूज़ करने वाले हैं। लेकिन सैमसंग ने अपने S23 अल्ट्रा के अंदर 3.1 Gen 1 पोर्ट का यूज़ किया था जिसकी मैक्सिमम डाटा ट्रांसफ़र रेट है 5 Gbps। तो ये तो एक बहुत बड़ा फ़र्क हो जाता है। लेकिन लेने वाले एप्पल के फ़ोन ले ही लेंगे क्योंकि उनको कुछ भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता सिवाय इसके 3 कैमरे के, वो होगा तो सब सही है। दोस्तों अब आईफोन की बात कर ही रहे हैं तो मैं बता देता हूँ कि एक ऐसी अपडेट आ चुकी है जो कि एक सिक्योरिटी पैच है पेगासस के लिए, क्योंकि NSO ग्रुप जो इजराइल का एक ग्रुप है उन्होंने पेगासस स्पाईवेयर का हंगामा मचा रखा था सारी दुनिया के अंदर। वो किसी भी आईफोन के अंदर अपना पेगासस डाल सकते थे, किसी यूज़र के इंटरेक्शन की भी ज़रूरत नहीं थी, मतलब इतना ज़्यादा सिंपल हो चुका था इनके लिए, जिसकी वजह से अब ये पैच रिलीज़ कर दिया गया है और इससे पेगासस बिल्कुल नाकाम हो जाएगा। वो शायद अब थोड़ी बहुत और रिसर्च करें किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं हम आईफोन को, क्योंकि ये जो अपडेट आई है इसके अंदर पेगासस बेअसर हो चुका है। दोस्तों चैट GPT की हाइप से तो आप बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे कि किस तरीके से इसको हाइप मिली थी। बहुत ज़्यादा लोग इसका यूज़ करने भी लग गए थे, इसका ट्रैफिक बहुत ही तेज़ी से उफान पर चला गया था। ये लगा लो सिर्फ 2 महीनों के अंदर इसको 100 मिलियन से ज़्यादा का यूज़र बेस मिल चुका था। लेकिन अब ये डिसलाइनिंग की तरफ जा रहा है, अब इसकी उतनी ज़्यादा हाइप रही नहीं है, लोग इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे। जब नई चीज़ आती है तब लोग काफ़ी ज़्यादा चिपट जाते हैं कि भाई क्या है देखो ज़रा, तो वो चीज़ थी। लेकिन जून से लेकर अब तक के महीनों में ये सिर्फ डिसलाइन ही होता चला जा रहा है, इसका ट्रैफिक धीरे धीरे लूज होता चला जा रहा है। जो गूगल के साथ में कंपटीशन करने की बात की जा रही थी वो तो ख़त्म हो चुका है। दोस्तों आंध्र प्रदेश के मधु वज्रकर जो कि एक इंजीनियर हैं, उन्होंने एक विंड टर्बाइन इन्वेंट किया है जो कि ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है और इसी के साथ साथ वो ड्रिंकेबल वाटर भी जनरेट कर सकता है। जिन जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है और क्लीन वाटर भी नहीं है वहाँ पर इसका बड़े अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सकता है। इससे करीबन 30 किलोवाट की पावर जनरेट की जा सकती है और इसी के साथ साथ 80 से 100 लीटर तक पानी मिल सकता है इसमें, वो भी सिर्फ एक दिन के अंदर। इस प्रोजेक्ट के ऊपर ये पिछले 16 साल से लगे हुए थे जो कि फाइनली अब पूरी तरीके से काम करने भी लग रहा है। यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल ट्यूब तैयार की गई है और उसके ऊपर इन्होंने विंड टर्बाइन का एक इंजन लगा रखा है जो 30 किलोवाट का है और जब हवा चलती है तो वो घूमता है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और इसी के साथ साथ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को भी कैप्चर कर लेता है और कैप्चर करने के बाद में 80 से 100 लीटर तक पानी पूरे दिन में जमा भी हो जाता है। जिस तरीके से आपका AC पानी जमा करता है, मतलब पानी निकालता है ना, वो उसी तरीके का सिस्टम यहाँ भी यूज़ किया गया है जिससे कि वाटर वेपर इतना पानी बना देते हैं कि 80 से 100 लीटर तक भी हो जाता है कई बार। दोस्तों अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो कि ट्रैवलिंग के लिए या फिर बाइक राइडिंग के लिए दूसरे देश में भी चले जाते हैं और वहाँ पर वो अपनी बाइक शिप करवा देते हैं और वहाँ पर पहुँच के अपनी ही बाइक से ट्रैवल कर लेते हैं। अब US के ही एक बंदे जो कि साउथ कैरोलिना के थे वो गए हुए थे यूरोप घूमने के लिए। अब घूमना घामना तो हो गया, इसके बाद में इन्होंने कहा चलो अब मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। इनकी फ़्लाइट इंटरकनेक्टेड थी जिसके अंदर इन्होंने अपनी बाइक भी लदवा रखी थी और ये जब बेल्जियम एयरपोर्ट पर पहुँचे वहाँ इनकी इंटरकनेक्टेड फ़्लाइट थी, वहाँ से इन्होंने फ़्लाइट चेंज करी और उसके बाद में ये तो US के साउथ कैरोलिना पहुँच गए। लेकिन इनकी बाइक नहीं पहुँच पाई। लेकिन इनकी एक समझदारी थी कि इन्होंने अपनी बाइक के साथ में एप्पल का एयर टैग भी रखा हुआ था, तो इनको एग्जैक्टली मालूम था कि इसी एयरपोर्ट पे मेरी बाइक अटकी हुई है। लेकिन US के एयरपोर्ट वाले भी इनकी हेल्प नहीं कर पा रहे थे और दूसरे एयरपोर्ट वाले भी इनकी हेल्प नहीं कर पा रहे थे। लेकिन किसी तरीके से कई दिनों की मेहनत के बाद, मतलब 2-3 हफ्ते लग गए, एक कस्टमर केयर वाला इन्हें ऐसा मिल गया जिन्होंने थोड़ी बहुत इनकी
इनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से इनको ब्रुसेल्स एयरपोर्ट की एक महिला का नंबर मिल गया और उनसे बात करते हुए इन्होंने कहा कि भाई मैम मेरा एयर टैग है, यहाँ पे दिख रहा है कि बाइक यहाँ पे आप देखो। तो इन्होंने अपने एयर टैग की कनेक्टिविटी उस महिला को ही दे दी, जिससे कि वो ढूंढ के निकाल गई इनकी बाइक और इसके बाद में पूरे 1 महीने बाद इनकी बाइक वापस पहुंच पाई यूएस के साउथ कैरोलिना पर। तो इस तरीके की भी चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर एयर टैग ना होता तो शायद इनकी बाइक मिलनी भी मुश्किल थी और कहीं ऑक्शन हो रहा होता। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ने सारी दुनिया को शॉक कर दिया। अब तक सारी दुनिया उन्हें ये समझ रही थी कि भैया ये तो बस पुराने ज़माने के मिसाइल ही बना रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक सबमरीन भी बना ली है जो कि न्यूक्लियर केपेबल है। मतलब कि अब ये समुद्र के रास्ते छुप छुपा कर कहीं तक भी जा सकते हैं। हाँ, अगर कोई डिटेक्ट कर पाएगा सोनार से तो चलो कर ही लेगा, लेकिन फिर भी इन्होंने बना दिया कि हमारे पास एक ऐसी सबमरीन है जो कि न्यूक्लियर वेपन केपेबल भी है और इसका नाम इन्होंने रखा है हीरो किम कुन ओके। दोस्तों, इंडिया के अंदर मतलब ये बातें फैल रही थी कि इंडिया का नाम चेंज होकर भारत हो जाएगा, लेकिन खुद गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन जब बात फैली तो भैया बाहर तक चली गई, विदेश तक चली गई, जहाँ पर चाइना ने अब इंडिया को एडवाइस कर दिया है कि नाम चेंज करने से कुछ नहीं होने वाला, कि तुम लगे हो कि इंडिया को भारत में कन्वर्ट कर देंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। तुमको क्या चाहिए, अपनी GDP की तरफ देखो, अपनी इकोनॉमी की तरफ देखो, उसको बढ़ाओ, नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता।